किया और जब लंदन में लागू करना हुआ अंग्रेजों को, उन्होंने कहा इसके एक्सपर्ट डॉक्टर अम्बेडकर हैं, तो लंदन में लागू करने की जो कमेटी बनी उसमें डॉक्टर अम्बेडकर को मेंबर के तौर पर, एक्सपर्ट के तौर पर अंग्रेजों ने लेने का काम किया। ओबीसी के लोगों को ये गहरी बातें न कोई बताने वाला है न समझाने वाला है, इसलिए उनको पता नहीं है। अगर एजेंट फ्रेंचाइज नहीं होता, आज कभी नीतीश जी, कभी लालू जी, कभी तेजस्वी जी होते बिहार में, नहीं होते। अगर वोट का अधिकार ही नहीं होता ओबीसी को, तो इनकम टैक्स कौन देते थे? उनके लोग देते। अगर वोट का अधिकार, वैध मताधिकार नहीं मिला होता तो ना हमारे सरपंच होते, ना हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में चेयरमैन होते, ना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर होते, ना विधायक सांसद होते, ना मुख्यमंत्री होते, ना प्रधानमंत्री होते। ये जो सारा का सारा करिश्मा हो रहा है, ये सारा करिश्मा एडल्ट फ्रेंचाइज की वजह से हो रहा है, वैध मताधिकार की वजह से हो रहा है। और ये लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़के भारत के लोगों की, भारत के गुलाम लोगों को लिए ये बहुत बड़ा बलिदान देने का काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। संविधान सभा में भी बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी की लड़ाई की। 2-3 लोग जो ओबीसी के जीत कर गए थे वो बोल नहीं रहे थे, तो बाबा साहब ने उनको कहा आप बोलो। उन्होंने बोला, तो बाबा साहब अम्बेडकर को आर्टिकल 340 लिखने का मौका मिला और आर्टिकल 340 उन्होंने लिख दी, क्योंकि सरदार पटेल जी ने कहा अभी आजादी नजदीक है, अगर इस चक्कर में पड़ोगे कि ओबीसी कौन है तो फिर आजादी खींचेगी लंबी, आजादी के बाद इसको देख लेंगे। सरदार पटेल जी अगर जीवित होते तो देख लेते, मगर जीवित ही नहीं रहे देखने के लिए ज्यादा दिन तक आजादी के बाद। तो ओबीसी के लिए आर्टिकल 340 बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में लिखा, और जब नेहरू उस पर अमल नहीं कर रहे थे तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। आज कोई एमपी, एमएलए, मिनिस्टर ओबीसी के मुद्दे के लेकर इस्तीफा देने के लिए तैयार है? इस्तीफा देने का छोड़ो, बोलता ही नहीं। जिस काम के लिए गया है वहां वही नहीं करता, बोलता ही नहीं। इस्तीफा देना तो बहुत बड़ी बात है। ये काम बाबा साहब अम्बेडकर ने, लेकिन किसको पता है ये काम बाबा साहब अम्बेडकर ने? तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो लोगों को पता नहीं है, और पता न होने की वजह से लोग हम लोगों के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए फूले साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा है, ये विचारधारा ओबीसी के हर घर में पहुंचाना पड़े, क्योंकि देखो ये लड़ाई चल रही है। एक आदमी जहर बांट रहा, आरएसएस की विचारधारा जहर है, फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा दवा। जहर की फ्रेंचाइजी कंपनी उनके पास में है, तो हर जगह फ्रेंचाइजी खोल रहे हैं, हर गांव मोहल्ले में जहर की पुड़िया बांट रहे हैं। दवा की फ्रेंचाइजी फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा आपके पास में है, आपको अपनी दवा बांटना है। दवा तो जहर पर भारी ही होती है, लेकिन जहां जहर फैलाया गया है वहां दवा पहुंचाना पड़ेगा, तो पहुंचाने का काम आप लोगों को करना है। अगर दवा पहुंचा देंगे तो ये काम हो जाए। एक विषय और रखा गया है कि जाति आधारित जनगणना से क्या जातिवाद बढ़ेगा, क्योंकि टीवी वाले प्रचार कर रहे हैं। जो हमने 25 मई का भारत बंद घोषित किया तो टीवी वालों ने कहना शुरू किया इससे जातिवाद बढ़े। अब पिछड़े वर्ग के जेंटलमैन लोग ज्यादा है, जेंटलमैन लोग समझते हैं आप लोग, पिछड़े वर्ग में जेंटलमैन लोग ज्यादा है, जिनको कार्यक्रम में बुलाओगे नहीं आएंगे, दिन भर टीवी देखते। टीवी वाला जो बोलता है वो ज्ञान लेकर चौराहे पर बांटते हैं, तो ज्यादा नुकसान करते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण टीवी पर बोलता है और ब्राह्मण की बात सुनकर ज्ञान लेकर वो चौराहे पर बांटते हैं, उससे ज्यादा नुकसान होता है। और ऐसे ओबीसी में जेंटलमैन लोगों की संख्या ज्यादा है, तो हमने सोचा ये जेंटलमैन लोग भी फैलाएंगे कि जाति जनगणना से जातिवाद बढ़ेगा, इसलिए इसको विषय बना करके लोगों को समझा देंगे, तो हमारे लोग इसका जवाब देना शुरू कर देंगे। तो जो ब्राह्मणों की साजिश है जाति जनगणना के खिलाफ में, उसको हम लोग फेल करने का काम कर देंगे। तो जाति जनगणना से जातिवाद कैसे बढ़ेगा? वैसे अभी कम है, पहले तो ये समझना पड़ेगा इससे ज्यादा भी कुछ बढ़ जाएगा क्या? जितना है उससे ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरी बात, जाति जाति के नाम पर देश में कहीं तक नहीं है। अगर गिनती से बढ़ने घटने का मामला है, सबसे पहले तो धर्म के आधार पर गिनती रोक देनी चाहिए। जगह जगह फसाद होते हैं धर्म के नाम। अगर कोई टीवी वाला एंकर नहीं कहता धर्म के आधार पर गिनती रोक, तो उससे ब्राह्मणों को फायदा है, क्यों बोलेंगे? मगर जाति के आधार पर गिनती नहीं होनी चाहिए, जातिवाद बढ़ेगा, ये अफवाह फैलाई जा रही। जातिवाद बढ़ेगा नहीं, बल्कि जाति आधारित गिनती से
97-98% लोगों को काम ही नहीं दे रहे। देश का डेवलपमेंट कैसे हो? 83 करोड़ लोग भुखमरी और भुखमरी के शिकार। बहुत सारे लोग मुख्य धारा में जिनको आना चाहिए, मेन स्ट्रीम में आना चाहिए राष्ट्र की, अलग थलग पड़े हुए हैं। उनका देश है मगर वो अलग थलग पड़े हुए हैं। पता कैसे चलेगा आजादी के 75 साल में किसका विकास हो गया और किसका नहीं? जाति आधारित जनगणना से पता चलेगा कि आजादी के 75 साल में किसका ज्यादा विकास हो गया, किसका कम विकास हो गया। ब्राह्मण जानते हैं उन्हीं का विकास हुआ है, इसलिए वो गिनती नहीं करते। पोल खुल जाएगी और पोल खुल जाएगी तो जो झगड़ा लगाते एसटी ज्यादा ले लिया, एसटी ज्यादा ले लिया, ओबीसी में यादव ज्यादा ले लिया, ये जो झगड़ा लगाते झगड़ा भी बंद हो जाए क्योंकि आंकड़े आ जाएंगे। क्या आंकड़े आ जाएंगे? 3.5% लोगों का 80-85% कब्जा है। अगर ऐसे आंकड़े मान लो आ गए तो क्या होगा जाति आधारित जनगणना? सबसे पहले क्षत्रिय लोग अपना मोर्चा खोलेंगे ब्राह्मणों के खिलाफ और क्या कहेंगे? अरे भाई ब्राह्मणों, सवर्ण के नाम पर हम तुमको समर्थन देते रहे और तुम हमारा हिस्सा भी हजम कर लिए, हमको भी हमारा हिस्सा नहीं दिए, अब हम तुम्हारे खिलाफ हम अपने हिस्से के लिए लड़ेंगे। पहला मोर्चा जाति जनगणना से क्षत्रियों का खुल जाए, दूसरा मोर्चा वैश्यों का खुल जाए। बोलेगा सबसे ज्यादा पैसे हम देते हैं तुमको, तुम हमको भी हिस्सा नहीं देते, वैश्य मोर्चा खोल दे। तीसरे नंबर पर मोर्चा ओबीसी का आदमी खोल देगा, बोलेगा हिंदू के नाम पर जहां कहते हो वहां भिड़ जाते, हमको ही हिस्सा नहीं देते, इसलिए हम नहीं आते तुम्हारे। ओबीसी का आदमी मोर्चा खोल दे। जो ब्राह्मणों के समर्थन में है 3% के, वो विरोध में खड़े हो जाएंगे, विरोध में खड़े हो जाएंगे। तीन प्रकार की क्रांतियां हो जाए। सामाजिक रूप से ब्राह्मण ऊपर है, जैसे ओबीसी हटेगा नीचे आ जाए। धार्मिक रूप से ब्राह्मण ऊपर है, जैसे ओबीसी ऊपर मानना बंद कर देगा नीचे आ जाए। राजनीतिक रूप से ब्राह्मण ऊपर है, जैसे ओबीसी ऊपर मानना बंद कर देगा नीचे आ जाए। ये जाति आधारित जनगणना से ऊपर से नीचे आ जाएंगे, ये उनको डर लगता है। जातिवाद बढ़ेगा ये मामला नहीं है, ये डर लगता है जितने ऊपर है उतने नीचे जाएंगे। इस डर की वजह से वो जाति जनगणना नहीं कर रहे हैं और हम क्या हो जाएंगे? हम जाति जनगणना से देश के उपरान हो जाएंगे, देश के शासक हो जाएंगे। वो जाति जनगणना से नीचे आ जाएंगे और उनकी जगह हम पहुंच जाएंगे। ये उनको समझ में आती है, हमारे लोग बहुत समझाते अभी आरक्षण तक समझ में आया है, उससे आगे समझ में नहीं आता, तो उनको पूरा समझ में आता है, इसलिए वो विरोध करते हैं। केवल आरक्षण का मामला नहीं। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, वो जानवरों की गिनती कर रहे हैं मगर ओबीसी की गिनती क्यों नहीं कर? ओबीसी के आदमी है, मूर्ख से मूर्ख के आदमी के हाथ में कुल्हाड़ी दे और गौमार को अपने पैर पर मारेगा, बोलेगा मूर्ख जरूर है, इतने मूर्ख थोड़े ही एक अपना पैर अपने हाथ से काट। तो नरेंद्र मोदी जी तो मूर्ख है, देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री को आप मूर्ख कैसे कह सकते हो? देश के प्रधानमंत्री को मूर्ख नहीं कहा जा सकता। तो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तो मूर्ख तो कहा क्यों? मूर्ख है नहीं, फिर गिनती क्यों नहीं हो रही? कोई मजबूरी होगी क्यों? मजबूरी क्या है? नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम आरएसएस के लोग गिनती नहीं होना चाहिए क्योंकि आरएसएस ब्राह्मणों का संगठन है। उनको पता है गिनती होने से क्या होगा और गिनती नहीं होने से क्या हो रहा है, उनको पता है। किसी भी स्थिति में वो गिनती नहीं होने देना चाहते। तो सरकार जब बनाया आरएसएस के लोगों ने तो चलाएंगे भी तो आरएसएस के लोग। तो नरेंद्र मोदी का तो मुखौटा लगाया कि ओबीसी के लोग देखे हमारा आदमी है, वोट दे, और पीछे से काम आरएसएस के लोग का। जब ये मुद्दा हम लोगों ने उठाया तो मोहन भागवत ने बयान दिया कि हम सरकार के डे टू डे के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करते, डे टू डे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते। ये बयान इस बात का सबूत है कि कभी कभी हस्तक्षेप करते और कभी कभी कब करते हैं? जब ओबीसी का मामला आए, SC/ST का मामला आए, माइनॉरिटी का मामला आए तो ही हस्तक्षेप करते हैं, रोज रोज हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इससे भी ये बात साबित हो गई, मोहन भागवत ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि हम लीगल मामलों में सरकार में दखलंदाजी करने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए नरेंद्र मोदी ओबीसी होकर
सबकी स्कॉलरशिप बंद हो गई, ना के बराबर आ गई। बजट में एक नया ओबीसी को नहीं दिया। गिनती के लिए तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगा दिया, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी कि या तो गिनती करो अब की जनगणना में, या तो 2011 में जो सर्वे किए गए थे उसके आंकड़े दे दो। सरकार ने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में, ना आंकड़े देंगे ना ही गिनती करेंगे। बिहार में भी जनगणना करने की बात चल रही है। बिहार के लोगों को समझने की जरूरत है थोड़ा इस बात में, नहीं समझेंगे तो धोखा खा जाएंगे। संविधान में जो जनगणना का विषय सेंसस एक्ट 1948, तो जनगणना संविधान में 3 प्रकार के, एक स्टेट का विषय, राज्य क्या क्या काम कर सकता है, एक सेंट्रल का विषय, केंद्र सरकार क्या क्या काम कर सकती है, और एक कॉमन विषय है, दोनों मिलकर क्या क्या करते हैं। तो जो सेंसस का विषय है, जो जनगणना का विषय है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है, स्टेट गवर्नमेंट का विषय संविधान में नहीं है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट सर्वे करती है। जो नीतीश जी ने आर्डर निकाला वो भी सर्वे का है, जनगणना मुंह से बोल रहे हैं। एक्चुअल आर्डर सर्वे का है, देख लेना, एक्चुअल आर्डर सर्वे का है, जनगणना मुंह से बोल रहे हैं, जनगणना करा रहे हैं। जैसे मनमोहन सिंह ने सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया था, वैसे ये राज्य लेवल पर सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करा रहे हैं। मगर क्या इस सर्वे को सेंट्रल गवर्नमेंट मानेगी? बिल्कुल नहीं मानेगी। और अगर इस सर्वे के आधार पर कोई योजना बनाई और मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में गया, तो क्या ये जरूरी है कि ये सर्वे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में टिकेगा? इसकी भी संभावना कम है, क्योंकि वहां भी वही लोग बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर हम ये बात कहना चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के करने ना करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सबको मिलकर सेंट्रल पर दबाव बनाना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट गिनती करे, इसके लिए दबाव बनाना पड़ेगा। 25 मई को हमने भारत बंद किया था, तो अजान प्रकरण से लेकर हिजाब प्रकरण से लेकर पता नहीं कितने प्रकरण आ गए, और नुपुर शर्मा प्रकरण तक जाकर के वो मामला शांत हुआ। तो जब ओबीसी के मुद्दे आते हैं तो हिंदू मुसलमान के मुद्दे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को पता है कि ओबीसी के ऊपर 2 नशा बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ा नशा धर्म का नशा है। तो जब ओबीसी का मुद्दा आए तो धर्म का मुद्दा छेड़ दो, ओबीसी अपना मुद्दा छोड़ देगा, धर्म के मुद्दे में चला जाएगा। जैसे मंडल के समय में कमंडल में चला गया। आज विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, परवीन टोपरिया को कोई पूछ रहा है, टीवी में इनकी कोई खबर आती है? कोई खबर नहीं। इस्तेमाल करो और फेंक दो। इनका इस्तेमाल किया और फेंक दिया, इनकी टीवी में कोई खबर नहीं आती है। ओबीसी के लोगों को जाना था दिल्ली घेरने के लिए, उनके साथ धोखा हुआ था। 52 को 27 मिला, 27 में क्रिमिनल लगा। मंडल की केवल 1 सिफारिश लागू हुई, बाकी लागू नहीं हुई। टोटल धोखा था। दिल्ली घेरना चाहिए था संसद, ब्राह्मणों ने सोचा संसद घेरे के देना पड़ेगा, बाबरी मस्जिद घेरवा दो। जिनको संसद घेरना था वो बाबरी मस्जिद घेरने चले गए, और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दिया। अब मंदिर बन रहा है, ट्रस्ट में एक भी ओबीसी के आदमी को नहीं है, एक भी ओबीसी के आदमी को ट्रस्ट में नहीं। हमने कहा दूसरे ओबीसी वाले अच्छे वाले नहीं होंगे, विनय कटियार तो बढ़िया वाले, कल्याण सिंह बढ़िया वाले थे, उमा भारती बढ़िया वाली है, परवीन टोपरिया बढ़िया वाले हैं, रितंबरा बढ़िया वाली है, इनको रख लेते, दूसरे को ना रखते, बड़ी लड़ाई लड़ाई। मगर एक भी ओबीसी को नहीं रखा, क्योंकि ओबीसी का इस्तेमाल करो और फेंक दो। इस्तेमाल करके फेंक देने का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। ये धर्म के नाम पर जो हमने गिनती का मामला शुरू किया, कर्नाटक से हिजाब विवाद शुरू किया, मुसलमानों ने प्रक्रिया नहीं दिया, ब्राह्मणों ने सोचा मुसलमान प्रक्रिया नहीं दे रहे हैं, ओबीसी हिंदू बन नहीं रहा है, मामला बन नहीं रहा है, दूसरा मुद्दा उठाना चाहिए। फिर अजान का मामला उठाया, बजरंग दल वालों को कहा जहां मस्जिद में अजान बजती है उसके सामने हनुमान चालीसा बजाओ, फिर भी मुसलमान नहीं बोले। फिर ब्राह्मणों को लगा अरे यार मुसलमान बोल नहीं रहे हैं, ओबीसी हिंदू बन नहीं रहा है, जब मुसलमान बोलेंगे तभी ओबीसी हिंदू बनेगा। फिर काशी मथुरा का मामला उठाया, फिर मुसलमान चुप रहे। ब्राह्मणों ने सोचा मजा नहीं आ रहा, मुसलमान बोल नहीं रहे, तब तक हिंदू मुसलमान होगा नहीं, जब तक हिंदू मुसलमान होगा नहीं तब तक ये मुद्दा डाइवर्ट होगा नहीं। तो इतने में भारत बंद हो गया।
देख लेंगे, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो शर्मा ने टिप्पणी कर दिया, पूरी दुनिया में भारत की बदनामी, मतलब आपको अधिकार ना मिले भले देश की बदनामी पूरी दुनिया में। और आप क्या कहते हो? राष्ट्र। और वो क्या कहते हैं? हम राष्ट्र। आपको अधिकार ना मिले इसके लिए पूरी दुनिया में भारत की बदनामी करवाए। और आपको क्या बताते हैं? हम राष्ट्र के लिए लड़ते हैं। जब भाजपा का आपको प्रचार करने के लिए आप क्या कहते? पाकिस्तान घुस जाएगा अंदर, बीजेपी को वोट नहीं दोगे पाकिस्तान अंदर आ जाएगा। अरे हमने कहा भाई पाकिस्तान से गांव का आदमी लड़ेगा या वहां जो मिलिट्री लगी है वो लड़ेगा? गांव में आके समझा रहे हो। पाकिस्तान से तो वहां जो मिलिट्री लगी है वो मिलिट्री इसीलिए लगी है, जनता ने टैक्स दिया है, उस टैक्स के पैसे से मिलिट्री लगती है, वो इसीलिए लगती है कि देश की रक्षा हो, इसके लिए लगती है। और मोदी की 7-8 साल से सरकार है, पाकिस्तान में जो जमीन कब्जा किया है, इसको पीओके कहा जाता है, 1 इंच उसकी वापस मोदी जी ले नहीं पाए हैं। चाइना अलग से घुस रहा है, बीजेपी राष्ट्र को बचाना है, पाकिस्तान घुस जाए। हमारा ओबीसी का अरे राष्ट्र को बचाना है, जैसे गांधी जी के समय देश आजाद करना है, हमारा देश आजाद, कोई बात नहीं, ओबीसी के साथ कोई नहीं, बाद में देखें, पहले देश को आजाद। देश के नाम पर एक बार गांधी जी के झांसे में फंस गए राष्ट्रवाद के नाम, और अभी आरएसएस में फंसे हुए। जो राष्ट्र का नहीं है वो राष्ट्रवाद के नाम पर राष्ट्र के लोगों को फंसा ले रहा। बड़ी अजीब बात है, समझने की बात। जो राष्ट्र का नहीं है, डीएनए के आधार पर जो टाइम्स ऑफ इंडिया में 28 मई 2001 को खबर छपी, उसके मुताबिक ब्राह्मण विदेशी है, और जो विदेशी लोग हैं जो राष्ट्र के नहीं है प्रचार करते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवादी हैं। प्रचार की जरूरत किसको पड़ती है? जो है उसको प्रचार की क्या जरूरत है? जो है नहीं उसको प्रचार की जरूरत पड़ती है। वो लगातार प्रचार करते हैं और प्रचार के झांसे में हमारे लोग फंस जाते हैं और फंस करके अपने अधिकार को बलिदान कर देते हैं, कुर्बानी दे देते हैं। ये हुआ था और ये अभी भी हो रहा है। इसलिए ओबीसी के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है इन बातों से। वो राष्ट्र के नाम पर हमारे लोगों का समर्थन लेते हैं, धर्म के नाम पर हमारे लोगों का समर्थन लेते हैं, मगर काम राष्ट्र के भी खिलाफ कर रहे हैं और हमारे लोगों के खिलाफ में भी करने का काम कर रहे हैं। इसलिए ओबीसी के लोगों को तय करना पड़ेगा कि राष्ट्र हमारा है, हम ही चलाएंगे, दूसरे नहीं चलाएंगे। हमारा राष्ट्र है, हम चलाएंगे, दूसरे पर यकीन नहीं करें। हमारा राष्ट्र है, हम ही चलाने का काम करेंगे। ये ओबीसी के लोगों को तय करना, चलाने लायक का पता। जब ब्राह्मणों के जाल से बाहर निकलोगे और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना शुरू करोगे तब तो देश चलाने लायक होंगे। अगर हिंदू के नाम पर 3.5% ब्राह्मणों को सपोर्ट करते रहोगे तो 3.5 को 52 का समर्थन मिलेगा, तो संकट बन के राज करता रहेगा। आपका नंबर कभी भी आने वाला नहीं है। आप अपना नंबर चाहते हो तो आपको देश में अधिकार वंचित जो समूह के लोग हैं, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, इनमें भाईचारा पैदा करके आपको कोशिश करनी होगी, तो हम लोग राष्ट्र को चलाने लायक हो सकते हैं। तो ये धर्म का नशा है, इसका ब्राह्मण उपयोग। दूसरा जाति का नशा है। बीजेपी ने हमारी जाति के आदमी को टिकट दे दिया, क्या कहना है? अरे बिरादरी क्या है, चली जाएगी, वोट दे दो इसको, बिरादरी। बीजेपी ने क्या क्या सत्यानाश किया वो भूल जाता है। एक बीजेपी का गुलाम आदमी आ गया इलेक्शन में, खुश हो जाता है। इतनी छोटी सोच रखोगे तो बिरादरी के नाम, अधिकार बिरादरी के नाम पर मिले हैं, अधिकार ओबीसी के नाम पर, अधिकार ओबीसी के नाम पर मिले हैं, नेता बिरादरी का खोज रहे, कल्याण का सत्यानाश। और बिरादरी का नेता बिरादरी में आता क्या कहता? सारी बिरादरी आगे चली गई, अपनी ही पीछे रह गई, अपनी पीछे रह गई तो आगे ले जाना है, तो आदमी क्या सोचता है? नेताजी आए हैं, अपनी बिरादरी पीछे रह गई है, आगे ले जाना चाहते हैं, नेताजी के पीछे हो जाता है। बिरादरी नेताजी के पीछे और नेताजी अमित शाह के पीछे, बिरादरी नेताजी के पीछे और नेताजी अमित शाह के पीछे। और अमित शाह सारे अधिकार को खत्म कर देते हैं, आप बिरादरी के नाम पर गुलाम आदमी को समर्थन कर देते हो। तो इसलिए जाति और धर्म का जो नशा है इसको छोड़ना पड़ेगा और ये तय करना पड़ेगा। आज किसान अधिकार वंचित है, ओबीसी अधिकार वंचित
है, SC ST अधिकार वंचित है। क्यों है? क्योंकि वो किसान बन के वोट नहीं देता, वो OBC बन के वोट नहीं देता, वो SC ST बन के वोट नहीं देता, वो या तो धर्म का आदमी बन के वोट देता है या तो जाति का आदमी बन के वोट देता है। इसलिए उसका सत्यानाश हो रहा है। जिस दिन OBC SC ST बन के वोट दोगे, जिस दिन किसान बन के वोट दोगे, उस दिन तुम्हारे साथ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये करने की जरूरत है। जो हमारे हक की लड़ाई लड़ेगा, जो हमारे मुद्दे की लड़ाई लड़ेगा, उसके समर्थन में खड़े होंगे। यादवी को नेता नहीं मानेंगे, जो लड़ाई लड़ेगा उसको नेता मानने का काम करेंगे। अगर इस प्रकार से करते हैं तो हमारी लड़ाई मजबूत हो सकती है। नहीं तो मंच से बोलेंगे 52% और बाहर जाएंगे तो 82 हो जाएंगे। मंच से 52% है, OBC का हाल यही है। जब मंच पे खड़ा होता ना हम 52%, जब उधर सड़क पे खड़ा होता ना कार्यक्रम खत्म होने क्यों यादव हो जाता, कुर्मी हो जाता है, मौर्य हो जाता है, कुशवाहा हो जाता है, तमाम बिरादरी हो जाती है। यहाँ 52%, वहाँ जाते ही खत्म हो जाता है। तो इससे काम बनने वाला नहीं है। इससे अभी तक सत्यानाश हुआ है, आगे भी होगा। इसमें सुधार करने की आखिरी बात कहकर अपनी बात सुना। आप नई साइकिल, नई मोटरसाइकिल, नई कार खरीदते हो, दूसरे को चलाने के लिए देते हो, खराब कर देगा, इसका थोड़े ही है, खराब कर देगा। तो देश क्यों दे दिया दूसरों को चलाने? विधायिका पर कांग्रेस BJP ब्राह्मणों का कब्जा, कार्यपालिका में 80% ब्राह्मणों का कब्जा, न्यायपालिका में ब्राह्मणों का कब्जा, मीडिया में ब्राह्मणों का कब्जा। देश हमारा चला रहे ब्राह्मण, देश हमारा है और चला रहे ब्राह्मण। साइकिल, मोटरसाइकिल, कार आप दूसरे को चलाने के लिए नहीं देते, देश आपने दूसरे को चलाने के लिए दे दिया। इसलिए देश के टुकड़े टुकड़े हो गए, इसलिए देश बैकवर्ड हो गया। एक समय था जब गौरव था, केवल बिहार का गौरव नहीं था, पूरे देश का गौरव था नालंदा यूनिवर्सिटी। पूरी दुनिया के लोग गर्व करते थे वो नालंदा में पढ़ते हैं। आज आप क्या करते? हमारा आदमी कोलंबिया में पढ़ता, आप ये गर्व करते। दुनिया के लोग गर्व करते थे तो नालंदा में पढ़ते। गौरव चला गया हमारा। अफगानिस्तान के आगे तक जो भारत था, अखंड भारत, वो गौरव था हमारा, चला गया हमारा गौरव। 33% GDP थी अशोक के समय में भारत की, वो गौरव चला गया हमारा। ये गौरव क्यों चला गया? क्योंकि हमने दूसरों पर विश्वास कर लिया। देश हमारा है। जब साइकिल, मोटरसाइकिल, कार दूसरे को नहीं देते तो देश आपका है, आप उसकी कमान संभालोगे, खोया गौरव फिर से लाया जा सकता है। भारत को फिर से विश्वगुरु बनाया जा सकता है, फिर से सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है और फिर से अखंड भारत भी बनाया जा सकता है। जहाँ जितना था उतना बनाया जा सकता है। अगर अमेरिका का संग हो सकता है, रूस का संग हो सकता है, भारत का संग क्यों नहीं हो सकता? भारत का भी हो सकता है और अखंड भारत पूरा बनाया जा सकता है। ये सारा काम करने के लिए आंदोलन चल रहा है। केवल आरक्षण लेने के लिए आंदोलन नहीं चल रहा। हम जीवन भर आरक्षण लेना भी नहीं चाहते, आरक्षण देने वाला बनना चाहते हैं। केवल लेने वाला बनना नहीं चाहते, देने वाला बनना चाहते हैं। आने वाले समय में ये सारा काम हम लोगों को करना है। इसके लिए जागृति का अभियान, तैयारी करने का अभियान चल रहा है। 28 नवंबर को जाति जनगणना सहित 10 मुद्दों को लेकर फिर से भारत बंद होगा, उसकी तैयारी आपको करना है। एक और कल कानपुर में वामन मेश्राम साहब का कार्यक्रम था। ब्राह्मण अधिकारी और ब्राह्मण संगठनों ने मिलकर के उस कार्यक्रम को रोकने का काम किया। कल से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश में आंदोलन चल रहा है। कल पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन था और आज उत्तर प्रदेश बंद। 1 सितंबर को भारत बंद करेंगे। क्यों करेंगे? ये आर्टिकल 19 के मौलिक अधिकारों पर हमला है। एक तरफ आजादी आजादी चिल्ला रहे हो, 75 साल हो गए, दूसरी तरफ बोलने भी नहीं देना चाहते। एक तरफ आजादी की बात कर रहे हो, 75 साल हो गए, अमृत महोत्सव मना रहे, दूसरी तरफ बोलने नहीं देना चाहते। अरे कुछ गलत बोले आप कार्रवाई करो, मगर बोलने से पहले ही नहीं बोलने देंगे, ये कौन सी आजादी है? आजादी के 75 साल में बोलने नहीं देंगे, उसके पहले ही
व्यक्ति की आजादी आर्टिकल 19 में मौलिक अधिकार है। ये संविधान पर हमला है, लोकतंत्र पर हमला है, इसलिए इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 1 सितंबर को भारत बंद होगा। जितने पुलिस अधिकारियों ने यह गलत काम किया है उनको निलंबित किया जाए, उनके खिलाफ SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्यवाही किया जाए और जिन ब्राह्मण संगठनों ने इसको रोकने का काम किया है उनके ऊपर भी कार्यवाही किया जाए। नहीं होगा तो 1 सितंबर को पूरी ताकत के साथ भारत बंद होगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा भी पूरे देश भर में, पूरे उत्तर प्रदेश में ताकत के साथ शामिल है और पूरे देश भर में 1 सितंबर के भारत बंद में पूरी ताकत के साथ शामिल रहेगा। इसलिए आप लोगों को भी कहना चाहते, क्योंकि पूरे बिहार के लोग यहाँ आए हैं, तो एक बार में ही आप लोगों को, सारे लोगों को बता देना चाहते हैं कि अभी से जाकर 1 सितंबर के भारत बंद की तैयारी करना है। क्योंकि आज वामन मेश्राम को रोका है, कल विकास पटेल को रोकेंगे, परसों किसी और को रोकेंगे, नरसों किसी और को रोकेंगे, तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीमारी बढ़े उसके पहले ही इलाज कर देना ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए 1 सितंबर को बड़ा भारत बंद करेंगे, संविधान के दायरे में रह करके बड़ा भारत बंद और ऐतिहासिक भारत बंद करेंगे। आप लोग इस लड़ाई में साथ सहयोग देंगे, ऐसी आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। जो अभी आप लोगों ने सारे विषयों पर मान्यवर चौधरी विकास पटेल